कल हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? टेंस, राइट। देखिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जिस तरह से हम जिस वे में सीखेंगे इसको, क्योंकि सबसे पहले हमने कल टेंस के पार्ट जाने थे कि कौन सा होता है, फ्यूचर होता है, प्रेजेंट होता है और पास्ट, ये तीन चीज़ें होती हैं। और सभी में आपको भली भांति पता ही है कि सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, इस बेसिक सी जानकारी हमने ली थी। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया था, सिंपल टेंस के बारे में जाना था कि अगर हम हटा दें इनको, अगर देखें ट्रांसलेशन के माध्यम से, तो कौन से ऐसे वर्ड थे जैसे रहा, रही, रहे हैं, तो ये एक मान लीजिए एक रूट वर्ड की तरह आप देखिए इनको। रहा है चाहे रही है चाहे रहे हैं, कहने का मतलब रह शब्द एक ऐसा शब्द है जो किसी भी सिंपल टेंस में नहीं आता है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि रह देखिए परफेक्ट कंटिन्यू में भी तो आता है, लेकिन वहाँ और प्रेजेंट कंटिन्यू दोनों में रह है, उसमें से रह होता है और इसमें प्रेजेंट जो क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट जो कंटिन्यू होता है उसके अंदर से रह और सिंपल में सीधा कंटिन्यू में रह होता है। अब हमने दूसरी चीज़ जानी थी परफेक्ट में चुका, तो इन चीज़ों को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ें बचती हैं, सिंपल टेंस बचता है। और मैं आपको बता देता हूं, जब हम लेसन करेंगे तो आपको 90% सिंपल टेंस का ही यूज करना होता है और ज़्यादातर पास्ट सिंपल टेंस का। तो आप हमेशा इन तीन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना। पहला पास्ट जो सिंपल है वो प्रेजेंट सिंपल है, दूसरा और लास्ट में फ्यूचर सिंपल, वो तो बहुत रेयर चांस है कि आप यूज़ करें। लेकिन आज हम देखेंगे, कल पास्ट के बारे में भी जाना था, लेकिन आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, ये सभी जानते हैं, आप नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप क्योंकि कोई काम करते हो, जैसे आप हाजिरी लगाते हो, हमेशा क्या कहते हो, प्रेजेंट। तो ये सोच लो आप कोई भी काम जब हमेशा वर्तमान में हो रहा है, यानी जो समय चल रहा है आपके साथ, उसके लिए ये शब्द यूज होता है, और बाकी सारे नेम हैं ही आपके आगे सिंपल। देखिए लास्ट में मैं आपको इनकी ट्रिक भी बता दूंगा, जैसे पेपर में कैसे सोल्व करने होते हैं। वैसे तो हमारे पास हज़ारों ऐसे वर्ड्स होंगे, जिस तरह से आप कितना ही टेंस कर लो, एरर निकालने होते हैं बहुत सी। लेकिन अगर हम +2 बेस के ऊपर देखें तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम इतना ही पढ़ के जाते हैं कि कमेंट्री के नाम के साथ लगता है, या फिर मुहावरों के साथ लगता है, लोकोक्तियों में लगता है, सत्य बातों के साथ लगता है, जो बिजली से चलने वाले यंत्र, कहने का मतलब ये है। लेकिन मैं कुछ ऐसे वर्ड लिखूंगा पहले आपके साथ, कीवर्ड, इनको पहचानने के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बाद में दोबारा कराएंगे जब हम लास्ट में होंगे सिलेबस के, क्योंकि बाद में करना ज़्यादा औचित्यपूर्ण रहता है, तब तक आप भूल जाओगे वरना। लेकिन अगर हम देखें इसकी पहचान क्या होती है, देखिए हर कोई आपको बताता है ता है, ते है, ती है, हमने तो देख ली पहचान क्या होती है। कौन सी पहचान थी, रहा, रही, चुका, चुकी नहीं है तो वो बाकी पहचान ही है। लेकिन पेपर में ता है, ते है तो आने नहीं है ना। अगर पहचान देखो, एक सोच के देखो, आपने हमेशा पढ़ते आए हो ता है, ते है, ती है, लेकिन क्या कभी पेपर में आया, नहीं आया, तो वो तो पहचान ही नहीं है फिर। हाँ हिंदी की जरूर है, ट्रांसलेशन में करो, लेकिन ता से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कहते हो मैं पढ़ता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। ठीक है, आप ऐसा भी तो बोल सकते हो मैं पढ़ा हूँ और हमेशा पढ़ता हूँ। हर शब्द में हमेशा से तय आए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रह को छोड़ दोगे आप और चुका को छोड़ दोगे, कोई काम पूर्ण हुआ है तो फिर बच गया कौन सा, सिंपल ही बचता है। ऐसे ले लो ना आप 2 शब्द ही, वरना दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि फिर ये सिंपल में पता नहीं चलता। अब आप देखिए पहचान क्या होती है ऐसे शब्दों में। क्या होता है, एक तो नाम होता है ऑलवेज, ये है इनकी पहचान इंग्लिश में, ये पहचान है आपको। ये कहीं पर भी आप इनको बोलते क्या है, एडवर्ब, यानी काम की विशेषताएं बताने वाले शब्द। ऑलवेज हो गया। एक हमने देखा था सेल्डम, ये शब्द भी किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, ये भी इसकी पहचान बताता है। यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ता है, ते है, लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। आप इस माध्यम से सीखेंगे तो बेटर रहेंगे। सेल्डम हो गया। एक नाम आता है ओफन, इसको ओफन क्यों बोलते हैं पता होगा, क्योंकि किसी भी शब्द का जो भी वर्ड मीनिंग होता है उसके लास्ट में TEN आए, उसका टी हमेशा साइलेंट होगा, चाहे कोई शब्द निकाल लो। TEN का कोई देख लेना लास्ट में हो, हमेशा उसको F का उच्चारण हम नहीं कर सकते। अब ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, या फिर हम कहें जैसे एवरीडे। अब मैं यहाँ लिखूँ, किताब में आपको मिल सकता है एवरीडे, लेकिन अगर हम इस तरह को छोड़ के कुछ और एक्स्ट्रा करें, एवरी के साथ समय मान लो, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या, क्योंकि डे भी तो एक समय है ना,
कोई ज़रूरी थोड़ी है वो डे ही लिखे, डे नाइट भी तो लिख सकता है यहाँ पर, एवरी मॉर्निंग भी तो लिख सकता है, एवरी इवनिंग भी तो लिख सकता है। इसलिए रट्टा मारने की कोशिश मत करो। हमें ये देखो गाइडों में और टीचर में फ़र्क क्या है। हम गाइडों में भी पढ़ सकते हैं, आपकी गाइड में दे रखा है, जो मैं बोलूँगा वो चीज़ें मैं ये नहीं कहता ये सारी चीज़ें मिलेंगी, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन ये ज़रूर अगर आपको मिल भी जाए कि एवरी डे, तो आप ये सोच लो कि सिर्फ एवरी डे के साथ है, राइट। लेकिन हमें समझना क्या है कि एवरी के साथ कोई भी समय आ गया, और मैं आज के लिए नहीं सिखा रहा आपको ये परमानेंट। अगर आप पेपरों में देखोगे कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बारीकियाँ देखी जाती हैं। आज ही पकड़ लो ना इसको, एवरी के साथ हमेशा कोई भी समय हो, ठीक है। तो हमेशा इनके साथ क्या होता है, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना होता है। अब ये पहचान के तौर पर लें। अब हमने क्या देखा था, कल हमने एक बात की थी कि सबसे पहले जो हमारा सकारात्मक वाक्य होता है, कौन सा होता है, सकारात्मक, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब मैं ये बता रहा हूं, सिर्फ जरूरी नहीं है, क्योंकि पेपर में तो आपको लिखा लिखाया मिलेगा, उसमें तो आपको सिर्फ ये फील ही करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखा लिखाया मिलेगा, वहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन हम तो साथ में क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी पेपर करते हैं या कोई भी पर्सन लिखते हैं, तो अगर आपको ट्रांसलेशन आती है तो बहुत ईजी हो जाएगी आपकी इंग्लिश। याद करने से, रट्टा लगाने से कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, और याद करके आप कुछ भी रख भी नहीं सकते। आपको पता है आपने 6 महीने पहले क्या क्या काम किए थे, आपने 7 या 8 महीने पहले क्या क्या पढ़ा था। हो सकता है आपको 5% चीज़ें याद हों, 10% हो, 20% हो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारा दिमाग, जो मनोविज्ञान हमारा कहता है कि आप जो चीज़ें लगातार कर रहे होते हैं वो चीज़ें आपका मेमोरी में रहती हैं, बाकी धीरे धीरे पीछे छूटती चली जाती हैं। और यही कारण है, इंसान को इंसान भूल जाता है, तो फिर ये तो चीज़ें किताबों की है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप हमेशा देखिए, जो चीज़ें आपको आप तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें भी सीखिए। वहाँ पे पेपर आपका तो आर्मी का बहुत आसान होता है, लेकिन फिर आप कोचिंग सेंटरों में घूमते फिरोगे और वहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखाने वाले कोई। सब्जेक्ट के साथ हमारा कल क्या बताया था, देखो मेरी बात सुनो, अगर नाम क्या है, सकारात्मक। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, क्या नाम है, सकारात्मक नाम है। अब सकारात्मक में कोई भी सिंपल टेंस हो, सकारात्मक में कोई भी सिंपल टेंस हो, कोई भी का मतलब क्या होता है, टेंस कितने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेरी बात समझ में आ रही है, कितने हैं, ये तीनों में है कि नहीं है बताओ। फ्यूचर सिंपल भी तो होता है ना, प्रेजेंट सिंपल भी होता है, पास्ट सिंपल भी होता है, राइट। अब जितने भी सकारात्मक में तो होंगे ना, तीनों में सकारात्मक तो होगा, और वो पहला पहला होगा। तो मेरी बात सुन लेना, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो आपका वर्ड मीनिंग होता है उसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जो गाइडों में वर्ड मीनिंग लिखे होते हैं ना, गो का मतलब जाना, सोना, रोना, धोना, पीना, ये होते हैं ना, सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग है, ये पहली चीज फर्स्ट फॉर्म ही होते हैं, बाद में हमें चेंज करने होते हैं। तो आपको तो दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि मेरा, चलो ऐसे ना समझो, जो आपके पेपर में ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा ना, इनमें से भरिए, 2-3 नाम दे देंगे ना, गो दे देंगे और कुछ भी दे देंगे, गो दे देंगे और उसमें से मान लीजिए गो दे देंगे। अगर आपको पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है, तो जो ब्रैकेट में लिखा है वही क्या लिख दोगे, सेम का सेम। ये सेम का सेम लिखना ही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी। ऐसे दे दिया, सेम का सेम लिखाओ, देगा वो, क्योंकि उसको तो उसे पता है कि फर्स्ट फॉर्म ही भरवानी है, तो फिर तो वो वेंट तो लिख ही नहीं सकता। यहां पर क्या आता है, सेकंड फॉर्म, और यहां क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ये काम आएगा अभी हमारे। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट, समय, जो भी आपको लिखना होता है, राइट। ज्यादातर अगर आप सोचो तो आपको एक ही चीज याद करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट, समय तो सभी में ही चलते रहेंगे, सब्जेक्ट भी सभी में पहले आता रहेगा, ऑब्जेक्ट भी आता रहेगा अगर लगाना है तो, और आगे का फंडा तो सभी टेंसों में एक है, 12 है ना टोटल, 12 है इनके भाग, तो सभी में रहेगा। नई चीज क्या आई है, सिर्फ आपको इसमें ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज अगर बात करूं मैं किसकी, नकारात्मक की, नकारात्मक में भी आपने क्या देखा था, सब्जेक्ट
उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, डू और डज। मैं डज नहीं लिखाने वाला, गाइड में है ना डज, लिखाने वाला ही नहीं हूं, ओनली डू याद रखो। क्यों, आगे सोचिएगा, और बाकी जिनको पता है वो भली भांति सोच भी सकती है। सब्जेक्ट के साथ डू प्लस नॉट, नहीं डज क्यों करें, एक मिनट सोचना पहले, मैं आराम से बताऊंगा हम आपको। वर्ब की कौन सी फॉर्म, क्योंकि मैंने कह दिया ना प्रेजेंट के जितने भी सिंपल होंगे उनमें क्या होगा, ये समझ गए क्या। अब इसका अर्थ क्या हो गया, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। क्लियर मेरी बात, अब समझ गए क्या, अब समझ गए। क्या बचा बाकी सभी में, ये लो, ये सीमा खत्म कर दें इनकी। क्या बचा है, पता चल गया, अब कुछ पता चला। बजाय इसको याद रखने की, एक याद रख लो कि पास्ट सिंपल के सकारात्मक को छोड़कर बाकी सभी सिंपल में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सही है ना, आई समझ में कोई चीज, समझोगे तब आएगी। क्लियर होगी नहीं बात। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको बार बार। आगे आपका ऑब्जेक्ट और आपकी आगे जो भी समय लिखना है, एडवर्ब लिखनी है, जो चीजें लिखनी है लिख दो। अब बात आई, ये तो था हमारा नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं नकारना, यानी नकारात्मक। नकारात्मक, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले। अब आप ये मत कहना सर डज क्यों नहीं लिख रहे, मैं बताऊंगा इसका कारण, मैं क्यों नहीं लिखता, बाकी सभी टीचर लिखते हैं ना, और गाइड वाले भी लिखते हैं, मैं नहीं लिखूंगा। देख लेना क्यों, इसको साबित करेंगे हम। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस आगे अगर नोट वाला लिखना है तो लिख लो, और न लिखना तो वर्ब की प्लस है। लेकिन एक बात जरूर, कौन सी, अब यहाँ लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये प्रश्नवाचक है, नहीं लिखने की जरूरत ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये तीन चीज़ें आपको ज़्यादातर 85% आपको इसी वे में चलना है जब हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब आपको ये नहीं बताना पड़े, जैसे अगर मैं ये कहूँगा कि मिस्टर हैमल स्कूल जाता था, स्कूल तो जाता था ना, वो एक टीचर था, तो आपको लिखना क्या है, कौन था सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है क्या आपको क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ये बात तो सभी जान गए। अब जान कैसे गए, क्योंकि ये हर कोई बता के आता है, और आपने शायद बोर हो गई होंगे, आज 12 साल हो गई आपको पढ़ते हुए, यही पता करते आ रहे हो कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, यानी करता होता है, लेकिन फिर भी हमें कई बार सब्जेक्ट का पता नहीं चलता। अब अगर कभी पता करना हो ना तो क्या करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये बोर्ड ले रखा है, क्लियर मेरी बात। ये बोर्ड का क्या नाम है, इसका डस्टर। नाम इसका डस्टर इसलिए क्योंकि डस्ट का मतलब भी तो धूल ही होता है, और धूल को क्या करता है, ये सफाई। और ER लगा दिया, आप हिंदी में पढ़ते हो ना, उपसर्ग और प्रत्यय वगैरह वगैरह, आगे लगने वाला और कोई पीछे लगने वाला, ER लगा दिया तो इसका मतलब करने वाला हो गया। अब ये साफ करेगा। लेकिन अगर मैं ये दो वाक्य बोलता हूँ, सुनते जाना, कि डस्टर किसने पकड़ रखा है। अब आप कहोगे कि राम ने डस्टर पकड़ रखा है या मोहन ने डस्टर पकड़ रखा है, तो उत्तर आएगा किसने पकड़ रखा है या कौन है पकड़ने वाला। ऐसे लगा के देखिएगा, कौन शब्द कौन है, और कौन किसके साथ लगाओगे, वर्ब के साथ। पकड़ना आ गया ना नाम, डस्टर को पकड़ रखा है, तो आप सोचो किसने या कौन है पकड़ने वाला, प्रश्न करो खुद से, और जो उत्तर आएगा वो आपका हमेशा सब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए देख लेना कि जिसने, आपका उत्तर तो मिल गया किसने पकड़ रखा है या कौन है पकड़ने वाला। अब उसने क्या पकड़ रखा है, क्या पकड़ रखा है, तो जो क्या का उत्तर मिलेगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं देखो, आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है, आप, ठीक है। मैं कहूं आप किताब पढ़ रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि किताब आपको थोड़ी पढ़ सकती है, आप किताब को पढ़ सकते हैं, राइट। तो किताब आपकी क्या हुई, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसने मुझे पीटा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसने ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और पीटने वाला
बेचारा पिटने वाला तो ऑब्जेक्ट हो ही गया और उसने सब्जेक्ट हो गया। पिटने वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट की एक परिभाषा है कि जिसका असर सब्जेक्ट का असर पड़े, तो असर तो भाई मार खाओगे तो किसके ऊपर, मार खाने वाले पर भी पड़ेगा। जिसके दर्द होगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, सीधी सी बात है। अब मैं दर्द मान लो इसके हो रहा है, इसके चलाने से, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ही है क्योंकि मैं इसके ऊपर चला रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखिए मैंने डज क्यों नहीं लगाया। अब ध्यान से सुनिएगा, इंसान 3 तरह के होते होंगे। एक तो फर्स्ट पर्सन, नाम सुना है कभी? एक सेकंड, कोई स्पेलिंग वगैरह वगैरह मिस्टेक हो जाए तो बता देना, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ और ना कोई इस दुनिया में है, ठीक है? क्योंकि संपूर्ण नॉलेज तो हमारे पास भी नहीं है और शायद ही किसी के पास हो, लेकिन फिर भी। और कितना होता है? थर्ड पर्सन। 3 आदमी हैं। एक तो होता है आई और वी। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। मैं बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ आपको, अगर अच्छा लगे तो। मैं तो कहता हूँ 40 मिनट होते ही बता देना मेरे को, क्योंकि इंसान का दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक, 35 मिनट तक, 40 मिनट, वैसे 3 घंटे तक पढ़ सकते हो लगातार, लेकिन वो होती है जब हमारी फुल रुचि हो। और रुचि है तो आप पढ़ भी सकते हो। आई वी कौन सा होता है? फर्स्ट। अब आई के पार्ट कितने होते हैं? आई और माई और मी। वी के कौन से होते हैं? आवर और ये तो पता होगा। और अगर ये चीज़ें पता है ना तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं और ज़्यादा बेटर सिखा पाऊंगा आपको, उम्मीद है। सेकंड कौन सा होगा? यू। थर्ड कौन सा होगा? बाकी बच गए। ही बच गया, सी बच गया, इट बच गया। एक बात बता देता हूँ, जो आप बेबी नाम लेते हो, छोटा बच्चा होता है बेबी, याद है कुछ? बेबी। ये तो सबको पता है कि ये लड़की के साथ लगता है और ये लड़के के साथ लगता है, लेकिन इसका बहुत लोगों को कम पता होगा, क्योंकि हम ये पढ़ाते हैं जैसे कोई निर्जीव चीज़ होती है तो उनके लिए क्या लगता है? इट लगता है। जैसे मैं कहूँ वह बोर्ड, या वह, अब बोर्ड तो खैर नाम ले लिया, अगर मैं इसके लिए कुछ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा फिर? वह की जगह इट क्या लिखूँगा? लड़के के लिए वह के लिए क्या लिखूँगा? ही। और लड़की के लिए सी। इसके लिए इट। कहने का मतलब ये सांस नहीं लेता। आप साइंस भाषा में पढ़ते होंगे निर्जीव शब्दों के साथ, तो निर्जीव वस्तु है तो निर्जीव के साथ क्या लगा? इट लगा। लेकिन आप छोटा जब बच्चा होता है, बेबी जिसे हम बोलते हैं, बेबी कब तक होता है? 3 साल तक, राइट? ये मैं नहीं कहता, आपका मनोविज्ञान कहता है। 3 से 7, 7 से 12, 12 से 19 किशोर अवस्था जिसे हम बोलते हैं, बाल्य अवस्था। यानी अब बाल्य अवस्था के अंदर एक खास बात और होती है बच्चों की। कहते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है ना, मतलब कुछ एक कहते हैं कि 1 से 5 या मतलब प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं उनको बोलते हैं 50 साल तक। लेकिन उससे पहले अगर छोटे बच्चे की बात की जाए जो 5 साल तक होता है, अलग अलग विद्वानों के अलग मतलब कहते हैं, वो खुद है ना कैसा होता है? स्वार्थी होता है छोटा बच्चा। अब आप सोचते होंगे वो स्वार्थी कैसा होगा? कभी नोट किया आपने कभी बातें कि आप जब वो क्या करेगा? वो खुद के लिए करेगा, कुछ भी करेगा वो। कभी देख लेना छोटा बच्चा, आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। वो कौन सा? जो 5 साल से छोटा है। खुद में ही हंसेगा, खुद में ही रोएगा। और आपको अगर नहीं पता हो तो मैं एक बात बता देता हूँ, जो छोटा बच्चा होता है 7 या 6 या 5 महीने का या 8 महीने का, वो बच्चा रोता नहीं है, हंसता है वो। आप सोचते हो रोता है वो, ये शायद आपको आज पता चलेगा। रोता नहीं है छोटा बच्चा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है सुख दुख क्या होता है, तो वो रोएगा कहाँ से? उसको अभी तक पता नहीं है कि सुख दुख क्या है, तो वो रोएगा ही नहीं। वो तो भूख के लिए बताता है आपको, या खुश होगा तो भी वो रोएगा। अब हम इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और इसकी आगे बात करते हैं। और जो 7 से 12 साल के बच्चे होते हैं वो टोलियों में रहना पसंद करते हैं। और आप कभी स्कूल लगे तो देख लेना, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को गुट बना के रहेंगे, टोलियों में रहना पसंद करते हैं। और जो अब बात आई आपकी भी बता देता हूँ, 12 से 19 साल के, आप कई बार सुना होगा हमारे घर वाले कहते हैं बच्चे हैं, नादान हैं, इस उम्र में हो जाता है ये वो। क्यों कहते हैं ऐसा? देखो हमारी संस्कृति भी ऐसी नहीं है कि उनको शिक्षा नहीं है। मनोविज्ञान भी ये कहता है कि +2, यानी कहने का मतलब जब 12 से 19 साल के बीच की उम्र होती है तो उसके अंदर इंसान को एक तो ये फैसले लेने की क्षमता नहीं होती है। आपका दिमाग अभी 25 साल में विकसित होकर जा गया,
पूर्ण रूप से, अभी विकसित नहीं हुआ। वैसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 19 साल में हो गया, लेकिन 25 में जाकर होगा, अभी तक हुआ नहीं है। तो अब आप ये सोच रहे हैं ना मैं तो हर काम अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन ये अभी तक ऐसा आपका वहम है। आप देख लेना, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, ये वही तो कारण है। हम इसी छोटे लेवल में इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको, वरना आप जब कोचिंग सेंटरों में जाएंगे आपको कोई नहीं बताने वाला VRS वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं, पहले जाननी चाहिए थी, अब तो आगे पढ़ने की बारी है, आगे जाने की बारी है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी उम्र है तो आप में देखो गुण नहीं है तो बता देना मेरे को। आपकी जिस मतलब +2 से मान लीजिए 12 साल से जिसकी 19 साल की उम्र है, वो एक तो क्या है, आक्रोश में जल्दी आता है, एक किसी भी काम में जल्दबाजी करता है, एक किसी पर भरोसा कम करता है। मुझे तो नहीं पता आपका कौन कौन करता है कौन नहीं करता। एक किसी पर भरोसा भी जल्दी करता है, एक यारी दोस्ती बहुत बनाता है इस उम्र में, ठीक है, और जल्दी ही तोड़ लेता है। ये रियलिटी है, आपकी वास्तविकता है, अगर आपको कभी एहसास हो तो देख लेना। और मैं जब ये सब चीज़ें पढ़ रहा था ना, तो मैं ये सब हमारी क्लासों में मेरा ध्यान भी जा रहा था कि हाँ कौन क्या करता है वास्तव में रियल में, और ये रियलिटी है, वास्तविकता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एकदम से याद नहीं रहती सारी, और ये वास्तविकता है। इस टाइम में आप 20-21 साल के हो जाओगे, बाद में ये चीज़ें आप ख़त्म कर दोगे, ये भी ध्यान रखना। आप ये सोच रहे हैं ना मेरे 20 दोस्त हैं 25 हैं, कोई नहीं है, सिर्फ आपको फिर काम से घर से मतलब होगा। अभी आपका घर से ज़्यादा प्रेम नहीं है, बाहर से ज़्यादा है, ये भी बता रहा हूँ मैं। आकर्षित ज़्यादा होते हो हर चीज़ के प्रति, कोई भी चीज़ मिल गई यार ये ठीक है, ये लेनी है तो वो लेनी है, बस वो मन में आ गई ना। तो ये उम्र वो है सोचने की, अगर उम्र होती तो आप ऐसा करते नहीं। आपके मन में आ गया वो काम करना है तो करना है, वो चीज़ बननी। हाँ एक चीज़ और है, इस उम्र में ही यही वो उम्र है जब आप किसी को फॉलो करते हैं। फॉलो का मतलब किसी व्यक्ति को अनुसरण करते हैं। कुछ बच्चे जैसे भगत सिंह को करते हैं तो वो क्या करेंगे, उसमें जोश ज़्यादा रहेगा, रियलिटी है। कुछ एक जो टीचर बनना चाहते हैं वो किसी ऐसे इंसान को जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उनकी बातें मानना शुरू कर देंगे, उन्हीं की सोचना समझ, मतलब हर चीज़ वो उसके समय दौड़ती रहेगी। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक पर आते हैं। ही सीट आपको समझ गया, मैं कह रहा था कि बेबी के लिए भी लगता है ये, ठीक है। अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि ये उसका बच्चा है ये है, तो आप इट लगा सकते हो, ठीक है ना, इट ही लगेगा। ही सी इट, और बच गया कौन सा, दे। ये कौन सा होता है, थर्ड आदमी। कई बार आपने सुना होगा कि यार थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं थर्ड कौन सा। मैं बोल रहा हूं, बताओ, बोल रहा हूं ना मैं नहीं बोला। ठीक है, दूसरी चीज यू कौन सा होगा, सेकंड पर्सन तो कह दिया, लेकिन होगा कौन सा, सुनने वाला। सुनने वाला, क्लियर। और थर्ड कौन सा होता है, जिसके बारे में बात की जाए। इन शब्दों को ध्यान से गौर कर लो, बार बार नहीं बता सकते हम, जिसके बारे में बात हो। क्या ये आदमी यहां बैठे सुन सकता है? जब हम किसी के बारे में बात करेंगे, जब हम किसी के बारे में बात करेंगे तो तभी करेंगे ना जब वो हमारे पास नहीं होगा। जैसे देखो, वह आज घर नहीं है, घर पे नहीं है, वह तो कल आएगा, वह कल गया था, उसने खाना खाया था, इसका मतलब यहाँ नहीं है। अगर यहाँ होता तो आप क्या कहते, तुमने खाना खाया था, उसने कहते क्या, नहीं कहते। तो ये सोच लो, यू कौन है, सुनने वाला। अभी मैं कह रहा हूँ ना यू, जैसे मैं कहूँ आप खड़े हो जाओ, तो ये यू ही तो है। और ऐसे भी बोल सकता हूँ खड़े हो जाओ, तो भी यू है। अब एक बात समझ में आई मेरी, आगे आने वाले टॉपिक में समझ में आ जाएगी, वरना नरेशन में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में काम देगी। आप खड़े हो जाओ, ये वाक्य सही है, और खड़े हो जाओ
ये वाक्य भी सही है, लेकिन इस खड़े हो जाओ से पहले आना क्या चाहिए था? इनमें से और इनमें से आ सकता है क्या? खड़े हो जाओ, मैं खड़े हो जाओ कभी होता है? हम खड़े हो जाओ कभी होता है क्या? वह खड़े हो जाओ होता है? क्योंकि वो तो यहाँ है ही नहीं, तो होगा कैसे? ये तो यहाँ हमारे पास होते ही नहीं है, तो इनके लिए तो होगा ही नहीं। कहने का मतलब हम खड़े हो जाओ किसको कहेंगे? जो सुन रहा है, और सुनने वाला कौन होता है? एकमात्र यू। तो इसलिए याद रखना ये यू हमेशा जब आप कभी खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन वगैरह वगैरह ये बातें होती हैं, तो उससे पहले यू छुपा होता है, अंग्रेजी में होता यू ही है उससे पहले। आगे बढ़ते हैं। मैं अब बात क्या कर रहा था? इस डू की। सर डज क्यों नहीं लगाया? भाई किस किस के साथ लगा के लिखोगे? एक छोटी सी चीज़ है वो याद रख लो। अब मैं अगर आप एक बात बताओ, अगर मैं ये सीधा कह दूं थर्ड पर्सन के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? समझ गए थर्ड पर्सन कौन होगा? मैं कहूंगा थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? क्या लगता है? ईएस। और बाकी सभी एक वचन के साथ भी क्या लगता है? बाकी सभी एक वचन चीजों के साथ क्या लगता है? क्या लगता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, हम यहीं से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। थर्ड पर्सन जितने भी होंगे क्या लगेगा? और एक वचन की चीजों के साथ भी क्या लगेगा? यस। ठीक है, यहां छोड़ देना, ये एक वचन नहीं है, कभी थर्ड पर्सन में वैसे जोड़ लो। छोटी छोटी चीजें तो देखनी चाहिए ना। आपके मन में सवाल उठना चाहिए, मैंने कह दिया थर्ड पर्सन सभी के साथ नहीं, ये इसीलिए तो साइड में लिखा, वरना 2 मिनट में कोई इंटेलिजेंट होता आप में से तो ये कह देता सर थर्ड पर्सन के साथ लगेगा, तो फिर तो इसमें दे है, और दे के साथ तो कभी लगता ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुवचन है। और दे गोज कभी होगा ही नहीं। दे गो टू स्कूल तो सुना है आपने, दे गोज टू स्कूल कभी नहीं सुनोगे। तो इसलिए थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन वो क्या होना चाहिए? एक वचन। क्लियर मेरी बात? उनके साथ क्या लगता है? ईएस। और कौन सी वर्ब के साथ ईएस है? फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर मेरी बात? अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब ईएस लगाने का तरीका देख लो कौन कौन सा होगा। ये याद मैं करवा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना घर पर माथा मारना ना कोई और। एक साल यहाँ बैठे रहोगे तो याद करवा दूंगा इतने में मैं। नाम देख लो अब, एस एस एच सी एच, एस एच सी एच ओ जेड, इतने नाम याद रख लो, काफी हैं आपके लिए। ठीक है, एक ये याद रख लो, चाहे इतने ही है, इससे फालतू है ही नहीं। एस एच सी एच ओ एक्स जेड ऐसे याद रख लो चाहिए। इन सभी से पहले क्या लगता है? अगर जैसे देखो एक नाम है डू, दिख रहा है क्या? एक नाम है गो, दिख गए दोनों नाम? क्या लेटर आया है? ओ आया है कि नहीं आया? आया ना? यहां पर भी तो है वो, तो क्या लगा दोगे? और बन गया कि नहीं डज? बन गया ना डज? तो ये तो सीखना ही था, तो वहां लिखने की क्या जरूरत थी? फिर पता चल गया ना अब, तो वो तो सभी में ही लगाना है। अब यहां डू की जगह फिर गो करते क्या बार बार? नहीं है, डू डज है तो है, वैसे लिखना है तो बेशक लिख सकते हो। ये लो, है तो इसी का ही भाई, तो बेटर है ये। इस कारण यहां डज लिखते हैं, ये कारण था मेरा नए लिखने का। समझ में आई मेरी बात? इसी कारण डज लिखा जाता है यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और चीज बताता हूं आपको। बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? बच गए उनके साथ ओनली एस, क्या लगेगा? ओनली एस। अब इस रूल में गाइडों में कई जगह डबल एस दिखा देते हैं, मैंने इसको कट कर दिया। गाइडों से नहीं, मेरे खुद से। गाइडों से मेरी क्या हिम्मत है? बच गया क्या? ऐसी, तो इससे बेटर है एक ही याद, ये एक ही रख लेना, कॉपी में जगह तो बचेगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बाकी सभी के साथ ऐसा लगेगा, लेकिन एक अपवाद है, क्योंकि संस्कृत भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो रूलों पर काम करती है। बाकी सभी में अपवाद होते हैं, नियमों के खिलाफ चलते हैं।
और कल को आप में से कोई एक आकर मुझे कह दे कि सर इस नाम के साथ तो ऐसी लगता है, और आपने तो हमें बताया था कि ओ के बाद ईएस लगता है, तो मेरा जवाब क्या रहता? कुछ नहीं रहता, नीची नाड़ कर लेता अगर नहीं पता हो तो। यही होता, बेइज्जती महसूस होती, और तो क्या होता। लेकिन ध्यान रखो ये अपवाद है। फोटो शब्द में ऐसी लगता है न कि ईएस लगता है। इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई? लिखना चाहोगे इन चीज़ों को एक बार तो लिख लीजिए। यहाँ अगर कुछ और शब्द लिखना चाहते हो ना तो और लिख लेना चाहिए। जनरली, ओकेजनली, लास्ट में जब एलवाई वाले शब्द आते हैं वो भी इसी में ही आते हैं लगभग, सिंपल टेंस में। तो जनरली हो गया, ओकेजनली हो गया, इस तरह के शब्द। एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, एवरी आवर जो घंटे होते हैं, एवरी मंथ, सेल्डम का मतलब क्या होता है पता है? कभी कभी। कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं सोता हूँ, कभी कभी खेलता हूँ। आदती तो है ना, बताऊँगा मैं आपको ये चीज़ें आगे। और कभी कभी खेलता हूँ, कभी कभी रोता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ, हमेशा खेलता हूँ। और एवरी का मतलब हर रोज़ खेलता हूँ, हर दिन खेलता हूँ, हर समय खेलता हूँ। तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम एक ही चीज़ में इनको जानने की कोशिश करेंगे। लिख लिया हो तो रफ कर लें थोड़ा। चलिए 5-4 मिनट और देखेंगे थोड़ा सा, इतनी चीज़ें जानने के बाद। अब क्या मुझे एक चीज़ और आप ध्यान रख लेना अब, क्योंकि वैसे तो मैंने बता दिया आपको कि एक वचन और कौन सी थी साथ में? ही, सी, इट। इनके साथ कौन सी चीज़ें यूज होंगी? वर्ब की 5वीं फॉर्म। ये नहीं अड़बाद, यही बात है। जानते हो 5वीं फॉर्म कौन सी है? कौन सी होगी? जानते हो आप? नहीं जानते? मुझे पता था, उम्मीद थी मुझे। ये वो होती है जो अभी अभी आपको बताई है और जो आपको बनानी है। SH, CH, X, O, Z, ये शब्द लगाकर। समझ में आ गई मेरी बात है? गोज, डज, कौन सी फॉर्म है? 5वीं है। और आपने 4 तक ही आगे गए नहीं ना, तो ये 5वीं फॉर्म कहाँ आती है? एक वचन और ही, सी, इट के साथ। तो इसका मतलब मैं ये बोल दूं, बाकी बच गई उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर मेरी बात? तो बच गया कौन? अब आप कॉपी भरते टाइम ऐसे जरूर लिख सकते हो अगर भरना चाहो। आई, वी, यू और दे, ये हमारा फर्ज सा बन जाता है ना थोड़ा सा, कल की तरह। बहुवचन, बहुवचन, बहु, ये बहु का मतलब क्या होता है? हमारे समाज में अलग होता है और यहाँ अलग होता है। बहु का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है? तो बहुवचन मतलब होता है अनेकों चीज़ें, और उनके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और साथ में अगर आप लिखो तो डू भी लिख लेना प्रश्नवाचक में। ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई अब अच्छी तरह से? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
और उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्योंकि देखिए मैं गाइड वाला भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि फिर कहोगे लिखवाया नहीं, लिखवाएंगे कल, आज थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज़ आती है कि कमेंट्री होती है क्रिकेट की या किसी भी गेम की, तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये आती है। तो आप ये मेरी ध्यान से सुनना मेरी बात आप गौर से, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैं बोल रहा हूँ जो पेपर से रिलेटेड नहीं होने वाले। ये बताने की चीज़ें हैं जब आप अंग्रेजी बोलते हैं और जब आपको किसी भी गेम में कमेंट्री करनी शुरू हो जाए। मुझे 10 साल हो गए कमेंट्री करते हुए क्रिकेट की, और मेरे गांव के उनको पता भी होगा इंग्लिश में। जब मैं 10th में था, शुरुआत में 2009 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारवाला में पढ़ता था, तब मैंने शुरुआत की थी, 10th में ही था। ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी हिंदी मुझे आए, लेकिन आती इंग्लिश, क्योंकि आपका क्रिकेट कमेंट्री जब आप बार बार कोई, मैं बचपन से सुनता था, सन शायद 1999 से 1999 से, मैं 5-6 साल का था, तब मुझे क्रिकेट का नॉलेज था थोड़ा बहुत और रुचि थी, और वहाँ से जब देखना शुरू किया। और उस टाइम पता होगा आपको हिंदी में कमेंट्री नहीं आती थी, आजकल तो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह हिंदी शुरू हो गई है, उस टाइम नहीं थी। तो भारत का एक कमेंटेटर था रवि शास्त्री, जो वर्तमान में भारतीय टीम का कोच है, आप जानते होंगे। उसकी कमेंट्री में बार बार, क्योंकि ये जो बाहर के हैं उनकी तो हाउ ये ऐसे करते रहते हैं, समझ में नहीं आती, लेकिन ये क्लियरिटी से बोलते हैं। तो आप बार बार सुन के रेडियो में इतना, एक विनीत गर्ग नाम का हमारा एक मिलिंद टिस्पेस इस तरह का एक नाम था, वो इंग्लिश की कमेंट्री में बहुत ही बेहतरीन थे। आज भी वो करते हैं, लेकिन कबड्डी के मैचों की करते हैं। एक संजय बनर्जी, कभी देख लेना हिंदी में, ये कबड्डी के मैचों की कमेंट्री यही करते मिलेंगे आपको। तो बहुत अंग्रेजी थे और बार बार सुनते गए। तो मुझे अब वो कहते थे रेसिंग डाउन टू द बाउंड्री लाइन फॉर 4 रन। अब आपको भी पता चल गया चौके के लिए बाउंड्री कह रहा है ये, अब बाकी का मुझे ना पता हो चाहिए। तो जहाँ पे आप जिस तरह का सिस्टम होता है, तो इसी तरह से हम बोलने लग जाते हैं। और यही बात है, जिसको नहीं आती वो विदेश चले जाओ, ऑटोमेटिक सीख जाओ, चाहे रूल नहीं पता हो। हिंदी के कौन से रूल पता है आपको? मैंने एक दिन पूछा था आपसे, हित ईद मध्यकाल कौन सा होता है, और सबकी छुट्टी हित ईद मध्यकाल। और अगर नहीं पता हो तो ये भी बता दो, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? नहीं पता जी, हिंदी का ही होगा। यही तो दिमाग में वो है ना हमारे कचरा, समझते नहीं है हम हर चीज़। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनको। पहली बात तो ये टेंस जो होता है सिंपल, किसका? प्रेजेंट का। कमेंट्री में यूज होता है। जब कभी आपको कमेंट्री करनी पड़ जाए तो इसका यूज भली भांति कर लेना। लेकिन पेपर में क्यों नहीं आएगा ये कमेंट्री वाला? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब आपको एग्जामिनर पेपर लेने बैठता है, आपका टेस्ट लेने बैठता है, तो वो आपको कोई हिंट दे देगा। क्या देगा? हिंट। वरना आपको पता कैसे चलेगा? जैसे देखो, आपके 3 तरह से पेपर में आते हैं लिखे हुए। तीन तरह के पेपर में छपते हैं, कोई राजस्थान में किसी तरह से, हरियाणा में किसी तरह से, लेकिन ज़्यादा प्रचलित तो या ये है और या हमारे भिवानी बोर्ड में ये है। राइट, चीज़ें सेम ही हैं। पूछने का मतलब यहाँ क्या आएगा? पूछने का मतलब अब तो यहाँ तो आप समझ ही रहे हो, अभी इसमें से ये बढ़ना है। कहने का मतलब ब्रैकेट वाला। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था? अगर आपको पता चल जाए सिंपल टेंस है तो क्या भरना है? सेम का सेम। लेकिन कब भरना है ये बात तो अब थोड़ी सी और सीखी होगी। सेम का सेम भरने से पहले एस या ई एस तो देखना पड़ेगा ना। टेंस तो सेम का सेम ही भरना है, सिंपल का सिंपल है। लेकिन यहाँ क्या है? तो क्या गो का गो ही आएगा ना? आएगा गो का गो, लिखा था हमने आई वी यू दे के साथ। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। और 5वीं नहीं है ये कौन सी है? एस या ई एस लगाते ही कौन सी बन जाएगी? 5वीं। ई एस आ जाएगा। क्यों आएगा? ओ है। मैं याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो, तो याद हो ही जाएगा। अब हमें क्या, मैंने आपको बता दिया कि आई क्या होगा इसमें? गो टू स्कूल। लेकिन एक बात बताओ, मैं इसमें वेंट लिख दूं तो क्या गलत होगा? बताओ अब गलत कैसे है मेरा? टेंस गलत है क्या मेरा? नहीं है, सही है। मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था,
क्या इसकी हिंदी ये बनती है मैं स्कूल जाता था, ये भी बना लो, लेकिन नहीं होगी। मैं स्कूल गया था, तय लगाना जरूरी नहीं है। मैं गया था बन गया। आप बताओ कैसे पहचान करोगे आप बार बार तय 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 तय, ऐसे रट्टे नहीं लगाने हमें। लेकिन अगर मैं ये लगा देता आई ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता था, अब बन गया ना। तो सर इस सिंपल में क्यों लिखवा दिया फिर ऑलवेज यहां बोल रहे हो? तो बोलने में कोई ज़रूरी नहीं है, इनका यूज कर सकते हो आप। समझ में आई ना मेरी बात है? मैं हर चीज़ को यहाँ इसीलिए समझा रहा हूँ आपको धीरे धीरे से। आई ऑलवेज वेंट टू स्कूल बोलने में सही है, किसी के साथ अंग्रेजी में बोलते हो सही है, तो शब्द याद आपको कहना पड़ गया मुझे, मैं हमेशा स्कूल में पढ़ता था, तो फिर ऑलवेज तो यूज करना पड़ेगा ना, वर्ड मीनिंग है ये एडवर्ब के रूप में। लेकिन अगर एग्जामिनर देगा तो आपको कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा? कहने का मतलब कोई पेपर देते टाइम आपको ये बातें हो तो इसी का यूज करोगे। क्लियर मेरी बात? इसका बताऊं आपको जब आएगा आगे इनके क्या होंगे। तो इसमें क्या ये बातें लिखी हैं क्या? नहीं लिखी ना। ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, एवरी, जनरली, ओकेजनली, इस तरह के वर्ड हैं क्या? नहीं है ना। तो नहीं है तो फिर हम कुछ भी लिख दो, चाहे ना तो पास्ट का ना कोई फ्यूचर। आई एम गोइंग टू स्कूल भी तो सही है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल भी तो सही है। मैं तो कुछ भी बना दो, वर्ब इसने दे ही दी, चौथी लगाऊं, पांचवी लगाऊं, छठी लगाऊं, मेरी मर्जी। तो इसलिए कह रहा हूं एग्जामिनर आपको हिंट देता है, वो आपसे वो ये जानना चाहता है आपको टेंस का नॉलेज है या नहीं है, इसलिए वो आपको ये दे देगा ऑलवेज। कैसे दे देगा? ऐसे दे देगा। अब आप पास्ट भर के दिखाओ, अब नहीं होगा। बोल तो सकते हो लेकिन जब पेपर भरने बैठोगे आपको अगर ये पता चल गया ना, कुछ एक लोग होते हैं यार पता ही नहीं अंग्रेजी आती नहीं है क्या भरूं, देखो हिंट दे रखा है भाई, आई ऑलवेज आ गया, और ऑलवेज आ गया तो हमें पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना होता है, ये आपको पता है। आई के साथ गो आता है, आप भराए, बस खेल खत्म। अब बात आई आपकी कि सर प्रेजेंट सिंपल टेंस कमेंट्री में यूज होता है, और एक नाम आती है आदत के साथ यूज होता है, आदत। तो मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं हमेशा खेलता हूँ, मैं हमेशा रोटी खाता हूँ, मैं हमेशा सोता हूँ, मैं हमेशा घर पर जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये हमेशा बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? आदत ही तो होगी। जरूरी है क्या टेंस पढ़ के देखो, इससे पता चल जाता है ऑलवेज क्या अर्थ होता है हमेशा, और हमेशा मतलब रोज, हमेशा, रोज, ठीक है। सेल्डम, कभी कभी, कुछ काम करते हो तो आदत है तभी तो करते हो यार, मैं तो कभी कभी बियर पी लेता हूँ, कभी कभी शादी में चला जाता हूँ, कभी कभी दारू पी लेता हूँ, कभी कभी आदत ही होगी। अगर आदत ही नहीं तो आप कभी ऐसा सुना है कि मैंने कभी कभी दारू पी थी? तो कहने का मतलब पास्ट में आदत थी। बोलने में तो सही है, बोलने में सही है ना, लेकिन टेंस कौन सा भरना होगा? प्रेजेंट सिंपल, कभी कभी आ गया तो। ऑफन, मैं अक्सर खेलता हूँ, कहने का मतलब कभी कभी खेलता हूँ, फिर इसी का ही तो रूप आ गया ना, ये नेगेटिव में आ जाता है। मैं कभी कभी नहीं पढ़ता था, ठीक है ना, नेगेटिव नकारात्मक समझते हो ना, उसमें मिलेगा आपको। मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ। एवरी मतलब सभी को ही पता हो गया, मैं तो हर समय पढ़ता रहता हूँ, हर समय खेलता हूँ, तुम तो हर समय बैठे रहते हो। हर समय का मतलब उसकी आदत बन चुकी है। इसी तरह से जनरली, जनरली का मतलब अक्सर, सामान्य तौर पर, ठीक है। तो ये आदतन के काम है। ओकेजनली, कुछ अवसर होते हैं ना भी, कुछ अवसरों पर मैं पढ़ता हूँ, कुछ अवसरों पर मैं खेलता हूँ, कुछ अवसरों जैसे शादी विवाह तो मैं जाता हूँ। तो इस तरह के वर्ड बाकी हम कल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है।